आज हम देश में कोरोना जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं। अभी इस बीमारी का कोई इलाज नहीं मिल पाया है, इसलिए घर में ही रह करके ही इससे बचा जा सकता है। घर में रह करके ही हम अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकते हैं। इसलिए घर में रहें, सुरक्षित रहें, समय समय पर अपने हाथों को साबुन से धोते रहें। विशेष परिस्थिति में ही घर से बाहर निकलें। लोगों के बीच में दूरी बनाए रखें। इन सारी चीज़ों को करते हुए हम कोरोना से लड़ सकते हैं। ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं। आपने कक्षा 8 की सामाजिक विषय में हमारा इतिहास और नागरिक जीवन पढ़ रहे थे, जिसमें आपने इससे पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि यूरोपीय शक्तियों का भारत में आगमन, उसका मैंने प्रश्नोत्तर भी करा दिया है। आज पाठ 2 जो है इसी का हम पढ़ेंगे, जिसका नाम है भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना। पहले यूरोपीय शक्तियों का आगमन पढ़ा है, जिसमें ब्रिटिश, फ्रांसीसी ये सब पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना। जैसे कि पहले हम आपको बता ही चुके हैं कि भारत में व्यापार करने के लिए फ्रांसीसी अन्य यूरोपीयों की तरह अंग्रेज भी भारत में आए, लेकिन वे अपना राज्य स्थापित नहीं कर सके थे। ब्रिटेन वाले लोग यानी अंग्रेज जो थे वो हमारे यहाँ अपना राज्य भी स्थापित कर लिया। उन्होंने किस तरीके से हमारे यहाँ आकर के अपना राज्य स्थापित किया है उसको समझने की ज़रूरत है। तो देखा जाए 18वीं शताब्दी में मुगल की शक्ति क्षीण होने पर प्रांतीय और क्षेत्रीय शासकों ने अपनी स्वतंत्र सत्ता यानी शासन संभाल लिया था। इसमें बंगाल, जिसमें बिहार और उड़ीसा मिला हुआ था, अवध, हैदराबाद, मैसूर, मराठा प्रमुख थे। मुगल बादशाह का नियंत्रण नाम मात्र का रह गया था। इसी सदी में यूरोप में फ्रांस और इंग्लैंड के बीच जो था, विश्व में उपनिवेशों के हिसाब से देखा जाए, मुगल बादशाह का नियंत्रण नाम मात्र का जब रह गया था, तो उपनिवेश जो थे वह व्यापार में ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए कई वर्षों तक निरंतर युद्ध होते रहे। दोनों देशों में व्यापारी इतने अमीर हो गए थे कि अपने अपने देश के शासन में इनका बोलबाला था। आपको पता होना चाहिए, यूरोप और फ्रांस तथा इंग्लैंड के जो व्यापारी थे वो इतना ज़्यादा मुनाफा यहाँ से कमा के ले जाते थे कि उनको सरकार जो वहाँ की थी, वहाँ के जो शासक थे उन देशों के, उनके पास इनका अच्छा पकड़ बन गया था। ये अपने राजा से या अपने शासक से देश की कंपनियों का पूरा समर्थन प्राप्त करते थे और उन्हें मदद भी देते थे। इसके साथ साथ इसमें बताया गया है कि उपनिवेश राज्य क्या है, यानी उपनिवेश किसे कहते हैं। उपनिवेश जो होता है वो एक ऐसा सिस्टम होता है जो दूसरे देश की उन्नति के में किस प्रकार सहायक होते हैं, उसके बारे में हमें जानना है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जब एक देश, जैसे कि इंग्लैंड को ही मान लेते हैं, उसके लिए जो लोग होते हैं वो दूसरे देश में जैसे भारत पे अपना वर्चस्व स्थापित करते हैं, तो दूसरा देश पहले देश का उपनिवेश राज्य बन जाता है। यानी वो जिस देश में वो लोग जा कर के अपना शासन करते हैं, वो इंग्लैंड से आए हैं, तो भारत जो है वो इंग्लैंड का उपनिवेश माना जाएगा। मुख्य देश उपनिवेश राज्य के सभी संसाधनों का प्रयोग अपने हित में करता है, यानी जो संसाधन होते हैं उन पर अपने हित से के हिसाब से उनका प्रयोग करता है। उससे देखा जाए, मुख्य देश जो होता है, जिस देश के लोग आए होते हैं, शासन करने के लिए आए होते हैं, वो उन्नति करता चला जाता है, क्योंकि वो जिस देश पर शासन कर रहा होता है उसे उपनिवेश मानता है। तो वहाँ का सारे जितने भी संसाधन होते हैं उनको अपने हिसाब से यूज करते हुए सारी संपत्ति अपने पास ले कर चला जाता है। जबकि उपनिवेश वाला यानी दूसरा राज्य जो होता है, देश जो होता है, जो शासित होता है, यानी जो शासक के अंडर में रहता है, जैसे कि भारत था, वो धीरे धीरे अवनति की तरफ यानी गरीबी की तरफ चला जाता है। भारत को अंग्रेजों ने अपना उपनिवेश राज्य क्यों बनाया, ये भी जान लेना आवश्यक होगा।
तो देखना ये है कि इंग्लैंड में जब औद्योगिक क्रांति आई उस दौरान उसने बहुत सारे कारखाने लगाए। वो भारत में को देखा जाए सिर्फ कच्चे माल की पूर्ति का साधन बनाना चाहता था। वो यहाँ शासन नहीं करना चाहता था। वो यहाँ से कच्चे माल ले जाकर के वहाँ पे अपना संसाधन उससे के माध्यम से उसे और अच्छे तरीके से तैयार करना चाहता था। साथ ही इंग्लैंड अपने यहाँ का बना सस्ता कपड़ा और दूसरा सामान भारत में को जैसे कि ऊंचे दामों पे महंगे दामों पर बेचता था, जिससे वह भारत में बना हुआ कपड़ा जो होता था यूरोप में बेचकर मालामाल होते थे। यानी वो मशीनों के बना हुआ कपड़ा हमारे यहाँ लाते थे और हमारे यहाँ हाथ से बुना हुआ कपड़ा जो होता था उसे वहाँ यूरोप में बेचते थे, बहुत अच्छा मुनाफा कमाते थे। इसके साथ साथ ये भी था कि दूसरा कि वह भारत से कई ज़रूरी फसलें उगाकर उन्हें दूर दूर तक बेचते थे, जैसे नील था, पटसन था, अफीम था, गन्ना था, चाय, कहवा, ये सब हमारे यहाँ से पैदा करके अन्य देशों में ले जाया करते थे। इसके साथ साथ अगला है, उन्होंने व्यापार की सबसे बड़ी बात ये रही कि वो सब चीज़ें लाने ले जाने के लिए भारत की महत्वपूर्ण क्षेत्रों में रेल लाइनें बनाई। यानी व्यापार करने के लिए उन्होंने रेल लाइनें बनाई, सड़कें बनानी। इसके साथ साथ उन्होंने लोहा, कोयला, खनिज की खदानें खोदना चाहते थे। वो जंगल से लकड़ी का व्यापार करना चाहते थे। इस तरीके के सारे काम किया करते थे। ये सब करने के लिए उन्हें भारत में जगह जगह अपने अधिकारी रखने और भारत के लोगों पर अपना नियंत्रण बनाने की ज़रूरत महसूस हुई। उसके बाद में इन्होंने क्या किया कि जैसे लकड़ी थी, रेशम था, ये सारा कुछ करने के साथ साथ उन्होंने उद्योग को बढ़ावा देने के लिए चलाए गए विशेष अभियान को औद्योगिक क्रांति कहते हैं। यानी जो औद्योगिक क्रांति है उसे क्या कहते हैं, उद्योग को बढ़ावा दिए जाने के लिए चलाए गए विशेष अभियान को हम किस नाम से जानते हैं, औद्योगिक क्रांति के नाम से जानते हैं। ठीक है ना। तो औद्योगिक क्रांति क्या है, औद्योगिक क्रांति उद्योग को बढ़ावा देने के लिए चलाए गए विशेष अभियान को हम औद्योगिक क्रांति कहते हैं। इसके साथ साथ इसमें सीधे सीधे बताया गया है कि भारत से वो क्या करते थे, कपास पैदा होता था भारत में, वो कपास कच्चा माल इंग्लैंड भेजा जाता था, अपने यहाँ से व्यापार खरीद लिया जाता था और इंग्लैंड में उसको कारखानों में माल से कपड़ा हुआ बनाते थे, माल से कपड़ा बना लेते थे और अंग्रेज एजेंट जो थे भारतीयों को महंगे दाम पर फिर कपड़ा बेचते थे। अंग्रेज एजेंट जो थे तो फिर भारतीयों को महंगे दाम पर कपड़ा बेचते थे। जबकि ये जो इंग्लैंड के कारखाने में कच्चे माल में जो कपड़ा बनता था वो कपड़ा मशीनों से बनाया जाता था, जबकि भारत में बुनकर जो होते थे वो विदेशी कारखानों का मुकाबला नहीं कर पाते थे, क्योंकि वो हाथ से बनाते थे। कारखानों में कपड़ा जल्दी बनता था, उसकी लागत भी कम आती थी, जबकि भारतीय बुनकरों को हाथ से कपड़ा बनाना पड़ता था, जिसमें समय भी बहुत लगता था। कपड़े की बिक्री काफ़ी कम दाम में होती थी, क्योंकि उसमें खूबसूरती नहीं होती थी, सफाई नहीं होती थी, जबकि मशीन का बना हुआ कपड़ा साफ सुथरा होता था। इससे भारतीय बुनकरों की दशा और ख़राब होती चली गई, यानी और दयनीय स्थिति होती चली गई। ईस्ट इंडिया कंपनी नील, चाय के बागान भारत में लगाती थी। इन फसलों को सस्ते दामों पर खरीद करके और जहाज़ों के माध्यम से इंग्लैंड को भेजा करती थी, इंग्लैंड के कारखानों में भेजती थी। अंग्रेज इंग्लैंड के कारखानों से तैयार माल जैसे कि कपास से बना हुआ कपड़ा, चाय पत्ती, कपड़ा रंगने के लिए नील तैयार करती थी और जहाज़ों के माध्यम से भारत एवं यूरोप में अधिक दामों में बेचा करती थी। उन्होंने व्यापार की इस सब चीज़ों को लाने ले जाने के लिए रेल लाइनें, सड़कें, दूरसंचार आदि की व्यवस्था की। इससे व्यापार में तेजी आई और उनका दिन प्रतिदिन मुनाफा बढ़ता गया। यह सब करने के लिए उन्होंने भारत में अधिकारी रखे और भारत पर अपना वर्चस्व कायम कर लिया। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार पर कब्जा करने के लिए एक दूसरे से लंबे समय तक लड़ते रहे। इस लड़ाई के साथ साथ उन्होंने एक कंपनी इस कोशिश में रहती कि दूसरी कंपनी को भारत से खरीदकर बाहर निकाल दे। इसके लिए दोनों ही कंपनियां अपने अपने देश इंग्लैंड और फ्रांस से सैनिक बुलवाने लगी। यानी वो अपनी सुरक्षा के लिए सैनिक भी इंग्लैंड से और फ्रांस से बुलवाने लगे थे, क्योंकि वो वहाँ के शासक इसलिए भेजते थे कि ये जाकर के कंपनियां वहाँ पे मुनाफा देती थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ताकत बढ़ाने में लॉर्ड क्लाइव का विशेष योगदान है। किसका भी योगदान है? लॉर्ड क्लाइव का विशेष योगदान है। दूसरी ओर डुप्ले ने फ्रांसीसी कंपनी का नेतृत्व किया।